जय हिंद दोस्तों। तो कल हमने अक्षांश और देशांतर रेखा की क्लास ली थी, उसमें आपने समझ लिया हो अक्षांश और देशांतर। आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा और मानक समय रेखा। ये चारों रेखाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो मैं बात करूंगा किसकी? भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा, यदि मैं भूमध्य रेखा की बात करूं तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। मैंने बोला पृथ्वी के केंद्र से पूर्व से पश्चिम की ओर, ये मैंने पूर्व पश्चिम से सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर, माफ कीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है? लंबवत गिरती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत गिरती हैं। ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य की किरणें हैं, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लंबवत गिरती हैं, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर ताप अधिक होता है, तो यहाँ तापमान सबसे अधिक होता है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरेंगी तो यहाँ का भूमध्य रेखा का क्या तापमान अधिक हो जाएगा। यदि तापमान यहाँ का अधिक होगा तो इसलिए कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। आपने महसूस किया होगा भूमध्य रेखा पर जो महाद्वीप पड़ते हैं, जैसे कि अफ्रीका है, आपका मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका में आपका वेस्ट इंडीज देश आता है, तो वेस्ट इंडीज है, अफ्रीका है, यहाँ के लोग अक्सर काले पाए जाते हैं। तो धूप से क्या होता है? काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए तो गाना आया था, वो आपने सुना होगा कि धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। ठीक है, वो यहीं से तो लिया गया था गाना। तो क्या है, यहाँ के लोग उस धूप से क्या है, काले पड़ जाते हैं। आगे मैं बात करूं, यदि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, और दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कभी सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है, गर्मियों में दिन बड़े और रात छोटी हो जाती। लेकिन भूमध्य रेखा पर जो देश आते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वहां पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ। भूमध्य रेखा पर दो तारीखें आती हैं, दो तारीख वो है, पहली है 21 मार्च, दूसरी है 23 सितंबर। 23 सितंबर, ये है 21 मार्च। 21 मार्च, तो 21 मार्च की घटना को क्या कहते हैं? सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, इस घटना को सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। ये ऐसे सूर्य उत्तर में प्रवेश किया, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, ये हमारी कर्क रेखा है। तो यहाँ मार्च, अप्रैल, मई और जून, 21 जून को सूर्य कहाँ? कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा। तो क्या होगा? 21 जून के बाद फिर सूर्य क्या है? विषुवत रेखा की ओर नीचे आएगा। तो जैसे 21 जून, जून के बाद मई, मई जून, जून के बाद आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो यहाँ पर 23 सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर की तारीख को सूर्य कहाँ? फिर से भूमध्य रेखा पर आ जाता है। तो इस प्रकार में हमने देखा
कि 21 मार्च से लेकर 21 जून तक, मार्च अप्रैल मई और जून 3 महीने में एक कर्क रेखा पर पहुंच गया, फिर से वो वापस हुआ कर्क रेखा से, तो जून के बाद जुलाई अगस्त और सितंबर, 23 सितंबर को कहाँ भूमध्य रेखा पर आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य 6 महीने कहाँ पर रहा, उत्तरी गोलार्ध में रहा। सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 6 महीने कहाँ दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो 23 सितंबर के बाद सूर्य का क्या होगा, दक्षिणायन होगा, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश किया और ये आपकी मकर रेखा है। तो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने में सूर्य कहाँ पहुंच गया, मकर रेखा पर पहुंच गया। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंच गया। तो हम देखेंगे तो क्या होगा, तो ये 23 सितंबर की घटना क्या कहलाएगी, सूर्य का दक्षिणायन, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा। ऐसे ही 3 महीने में मकर रेखा पर पहुंचा और 3 महीने में मकर रेखा से फिर ये विषुवत रेखा पर जाएगा, भूमध्य रेखा पर जाएगा। ठीक है, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, 21 मार्च को सूर्य फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ, भूमध्य रेखा पर। तो ये हमने देखा कि 6 महीने सूर्य कहाँ उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 6 महीने सूर्य कहाँ रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। हमने महसूस किया होगा, देखा होगा कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, सर्दियां पड़ती हैं, गर्मी नहीं रहती है। हमारा देश भारत है, हम कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जब हम देखते हैं कि जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये महीने आते हैं, तो सितंबर के बाद क्या है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो अक्टूबर से धीरे धीरे क्या है, सर्दियां बढ़ने लगती है उत्तरी गोलार्ध में, और सूर्य कहाँ दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, तो यहाँ गर्मी पड़ने लगती है। ठीक है, आगे मैं बात करूं कि भूमध्य रेखा जो है कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो वो मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूं। ये हमारा मैप है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ये तो भूमध्य रेखा एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, एशिया, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर बात आती है, प्रश्न आता है कि कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो उस नदी का नाम है कांगो नदी। कांगो नदी कहाँ की है, अफ्रीका की नदी है, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये कटंगा के पठार से उद्गमित होती है और गिनी की खाड़ी में, ये कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। नदियों की बात हम आगे नदियों के अपवाह तंत्र में करेंगे। इससे पहले हम प्रश्न आता है कि कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम क्या है, कांगो नदी। कांगो नदी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, कर्क रेखा की। तो मैं कर्क रेखा की बात करूं, हम यही समझ लेते हैं कर्क रेखा को। ये हमारी पृथ्वी है, हमने अभी भूमध्य रेखा समझी, ये भूमध्य रेखा के बारे में जाना। तो अब मैं बात करूंगा कर्क रेखा की। ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। मैंने बोला कि भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो ये क्या है, कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश है ये, इसी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सूर्य कितनी तारीख को आ जाता है, 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर, कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, और इस दिन कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में इस 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को कर्क रेखा पर क्या होता है, सूर्य लंबवत होता है, सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है,
और कर्क रेखा की बात करें तो कौन से देशों से महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो ये अमेरिका है, अफ्रीका है, और ये हमारा एशिया है। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब बात आती है कर्क रेखा को, प्रश्न आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी नदी है? माही नदी है, जो कि नदी वो भारत की नदी है। ये यहाँ पर ये भारत की नदी है, मध्य प्रदेश की धार जिले से निकलती है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ यदि मकर रेखा की, तो मकर रेखा जो है, मैंने बताया कि अगर कर्क रेखा मैंने बताया कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, उसी प्रकार मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा, ये मकर रेखा हो गई। मकर रेखा पर सूर्य कितनी तारीख को आता है? मैंने बताया आपको अभी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत गिरती हैं, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वो सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? माही नदी, सॉरी, विषुवत रेखा कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी। उसी प्रकार मैंने बताया कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी, भारत की नदी है। और कांगो नदी कहाँ की? अफ्रीका की नदी। उसी प्रकार मकर रेखा को जो है लिम्पोपो नदी काटती है 2 बार। मकर रेखा को कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है, जो कि अफ्रीका की नदी है। लिम्पोपो, ये लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो नदियों के 3 प्रश्न आ गए, कौन कौन से? के कौन माही नदी है, और कांगो नदी है, और लिम्पोपो नदी है। इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा को माही नदी काटती है, जो कि भारत की नदी है। और मकर रेखा को बोले तो मकर रेखा को काटती है कौन सी? लिम्पोपो नदी, जो कि अफ्रीका की नदी है। और विषुवत रेखा की या भूमध्य रेखा की बात करें तो उसको काटती है कांगो नदी, वो भी अफ्रीका की नदी। ठीक है दोस्तों, और मैंने 4 तारीखों की आपसे बात की थी कि 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, ये तारीखों को ध्यान रखना। 21 मार्च को सूर्य का उत्तरायण होता है, 23 सितंबर को सूर्य का दक्षिणायन होता है, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें क्या है? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं आर्कटिक व्रत की और अंटार्कटिक व्रत की। यदि मैं आर्कटिक व्रत की बात करूं तो आर्कटिक है विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक व्रत कहते हैं। ये आर्कटिक व्रत है। ये हमारा आर्कटिक व्रत है। ठीक है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री है, जो है उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखा को क्या आर्कटिक व्रत कहते हैं। उसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिण में खींची गई रेखा को, दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। यदि मैं आर्कटिक व्रत की बात करूं तो यहाँ पर क्या है? हमेशा शीत ऋतु रहती है, शीत ऋतु रहती है। यहाँ पर हमेशा ठंडा मौसम रहता है। यहाँ पर शीत ऋतु पाई जाती है, यहाँ पर हमेशा ठंडा मौसम रहता है। ठीक है, उसी प्रकार मैं बात करूं अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका को हम कहते हैं कि इसको सफेद महाद्वीप कहा जाता है।
सफ़ेद महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि आप लोग देख पा रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद ये है, ये जो है बर्फ से ढका रहता है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, यहाँ पर बर्फ पाई जाती है अंटार्कटिका महाद्वीप में, इसलिए इसको सफ़ेद महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात करी कर्क रेखा की, मकर रेखा की, ठीक है, विषुवत रेखा की, और आर्कटिक वृत्त की, और अंटार्कटिका वृत्त की। आगे मैं बात करता हूँ मानक समय रेखा की। यदि हम मानक समय रेखा की बात करें, यदि हम मानक समय रेखा की बात करें तो मानक समय रेखा ये मानक समय रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच 180 डिग्री के ऊपर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं। ये हमारी मानक समय रेखा है, जो कि इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब भाई ये मानक समय रेखा है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। जो मानक समय रेखा है इसी को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, हमारे ग्लोब पर बीचों बीच खींची गई है। इसी को क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। और इसी को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। यदि इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं तो इसके हम देखें कि ये मानक समय रेखा कैसे हुई। ठीक है, ये मानक समय रेखा कैसे हुई, तो इसी को इसका निर्धारण कैसे हुआ? तो इसका निर्धारण 2 अक्टूबर 1884 को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थापित हुआ था। कौन सी डेट है? 2 अक्टूबर 1884। 2 अक्टूबर 1884 को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में क्या हुआ? एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थापित हुआ, जिसमें इसका निर्धारण किया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो अंतर्राष्ट्रीय जो लाइन है, समय रेखा है, मानक समय रेखा है, जो कि लंदन से होकर गुजरती है, इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसी के अनुसार समय का निर्धारण होगा। क्या होगा? समय का निर्धारण होगा। बोले समय का निर्धारण कैसे होगा? समय का निर्धारण ऐसे होगा, जैसे कि सूर्य यदि इसके ऊपर है तो यहाँ पर क्या होगा? 12 बज रहे होंगे। ठीक है, यदि सूर्य की स्थिति इसके ऊपर है तो यहाँ पर 12 बज रहे होंगे। ठीक है, तो देशांतरों के माध्यम से क्या है कि समय का निर्धारण किया गया। तो जैसे पृथ्वी 24 घंटे में क्या है? 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में कितना है? 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी। तो यदि मैं 360 में से, यदि मैं क्या है 24 घंटे में यदि 1 घंटे का अब मैं निकालता हूँ इसको, तो 24 का इसमें हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो मिलेगा कितना? यहाँ पर 15 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। तो यदि मैं 1 डिग्री का मान निकालूं, ये तो घंटे समय का हो गया, यदि मैं डिग्री की बात करूं तो सब 15 डिग्री है। तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट होती हैं? 60 में यदि मैं 15 का भाग भाग दूंगा तो 4 आएगा, 15 चौक 60, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री। 4 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री। ठीक है,
तो इसी प्रकार समय का निर्धारण किया गया कि यदि ये है, क्या है, मानक समय रेखा है, इसके यदि मैं पूर्व में जाता हूँ 1 डिग्री, यदि इसके पूर्व में 1 डिग्री जाऊंगा तो 4 मिनट में पहुंचूंगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ये इसका निर्धारण करें कि मैं जो मानक समय रेखा से 15 डिग्री पूर्व में गया और 15 डिग्री पश्चिम में गया। तो यदि मैं 15 डिग्री पूर्व में जाता हूँ तो 1 घंटे जो है 12, यदि यहाँ पर 12 बज रहे हैं, कितना, दिन के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, दिन का 1 बज रहा होगा। यदि पूर्वी गोलार्ध में मैं बात करूं तो यहाँ पर दिन का 1 बज रहा होगा, और यदि मैं पश्चिम में बात करूं तो दिन के कितने बज रहे होंगे, यहाँ पर 11। ऐसा किस लिए, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें मानक समय रेखा को निर्धारण किया गया समय के अनुसार। तो इसमें बोला कि यदि पूर्व की ओर हम जाएंगे तो समय का क्या होगा, ऐड होगा, इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, यदि 15 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो 1 घंटे की वृद्धि होगी, यदि 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो क्या होगा, 1 घंटे की कमी होगी। ठीक है, जैसे ही अब हम देखते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। तो कहते हैं कि भारत का जीएमटी कितना है, प्लस 5.5। हम देखते हैं ये लिखा रहता है प्लस 5.5 जीएमटी, ये लिख के हम देखते हैं। जीएमटी होता है ग्रीन मेडिटेरियन लाइन। ठीक है, इसी को कहते हैं कि इसे, क्योंकि यहाँ पर जो 12 बजे होंगे, यदि दिन के यहाँ पर 12 बजे होंगे तो यहाँ पर भारत में कितने बज रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे, शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। यदि यहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं इस लाइन पर, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर या मानक समय रेखा पर, तो भारत में कितने बजेंगे, 5:30 बज रहे होंगे। तो हम किसी भी देश का मानक समय, इसलिए तो कहते हैं, बोले इधर का कई देशों में बोलते हैं रात हो रही है और हमारे यहाँ दिन हो रहा है। हम मैच देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां दिन हो रहा है, हमारे यहाँ रात हो रही है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में जो है 1 दिन का अंतर पाया जाता है, 24 घंटे का अंतर पाया जाता है। ऐसा इसीलिए है। ठीक है, एक डेट का पास, जैसे कि आज यहाँ पर 4 तारीख है, ठीक है, 4 सितंबर है, तो यहाँ पर कितनी होगी, 1 दिन की कमी पाई जाएगी, यहाँ पर 3 तारीख होगी, 1 दिन का अंतर पाया जाता है। यदि पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो वृद्धि होगी दिन में, तारीख में, समय में, और पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो समय और तारीख में क्या होगा, कमी पाई जाएगी। ठीक है, तो जो भारत की मानक समय रेखा को हम देखें तो बोले कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत की मानक समय रेखा है, क्योंकि हर एक देश की अपनी निर्धारित स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जो कि मानक समय रेखा है, लोकल टाइम लाइन बोलते हैं उसको। इसके अनुसार ही ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये हमारा पूर्वी बिंदु है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और ये गुजरात है, ये पश्चिमी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु। इस बिंदु में और इस बिंदु के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। बोले ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कितना है यहाँ पर, अब हमने इसका देशांतरी विस्तार देखा था, तो देशांतरी विस्तार इसका कितना है, 97.25 मिनट, और यहाँ पश्चिमी कितना है, 68 डिग्री
7 मिनट। 68 डिग्री और 7 मिनट के जो बीच में कितना अंतर है, लगभग मैं मानूं तो 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 30 डिग्री का। तो हमने बात की थी कि 1 डिग्री चलने में, 1 डिग्री जो है चलने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। ठीक है, तो इससे मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 4 तिया 12, तो 120, 120 मिनट आ रहा है इसका समय। तो 120 इसमें भाग देंगे तो कितना, 2 घंटे निकल के आएगा। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में तो 2 घंटे का समय बोला। मेरा दोस्त रहता है गुजरात में, ठीक है, और मैं रहता हूँ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। हम बात करें, मान ली मैं रहता हूँ अरुणाचल प्रदेश में और दोस्त रहता है मेरा कहाँ पर, गुजरात में। तो मैं उठ गया कितने बजे, सुबह 8 बजे। ठीक है, मैं रहता हूँ यहाँ पर, मैं 8 बजे उठ गया और मेरा दोस्त भी 8 बजे ही उठता है। मैं भी 8 बजे उठा, वो भी 8 बजे ही उठता है। तो मैं 8 बजे यहाँ पर उठ गया, मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई उठा नहीं है तू अभी। वो बोलता है मैं तो सो रहा हूँ यार, अभी 8 बजे नहीं है। मैंने बोला यार 8 बज गए, कैसे नहीं बजे। वो बोलता है आप बजे ही नहीं है, ज़बरदस्ती क्यों करता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो सही है, वो भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। क्योंकि यदि यदि मेरे यहाँ 8 बज रहे हैं तो उसके यहाँ कितने बज रहे होंगे, सुबह के 6 बज रहे होंगे, क्योंकि 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, सुबह सुबह के उसके यहाँ कितना, 6 बज रहे हैं, क्यों, वो तो 8 बजे ही उठेगा भाई, वो क्यों हम उठेगा 6 बजे। तो इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए जैसे ऑफिस का समय हुआ, मैंने यहाँ पर, मैं अपनी ऑफिस में हूँ, मेरा दोस्त अपनी ऑफिस में है। मैं 9 बजे उठकर 10 बजे अपनी ऑफिस में पहुँच गया। मेरे यहाँ 10 बज गए, मैं अपनी ऑफिस पहुँच गया। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, बोला, मैंने कहा भाई ऑफिस पहुँच गया क्या। तो बोला अभी कैसे पहुँच जाऊँगा, अभी मेरे यहाँ टाइम ही नहीं हुआ है। मैंने कहा क्यों नहीं यार, 10 बज गए। वो बोला नहीं, मेरे यहाँ अभी 8 बजे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि यदि मेरे यहाँ 10 बजे होंगे तो उसके यहाँ 8 बजे होंगे, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 घंटे का अंतर पाया जा रहा है। इसी अंतर को दूर करने के लिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या है, भारत की मानक समय रेखा खींची। वो मानक समय रेखा है क्या है, 82.82 डिग्री। 82.82 डिग्री है, वो क्या है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है ये, ऐसे। तो यहाँ पर 1 घंटा इधर जाने में लग जाएगा, 1 घंटा इधर जाने में लग जाएगा। तो दोनों में क्या है, समानता पाई जाएगी। ठीक है, यदि यहाँ पर 12 बज रहे होंगे, यहाँ पर मान लो 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर कितना, दिन का 1 बजेगा और यहाँ पर 11 बजेंगे। ठीक है, इसी समस्या को दूर दूर करने के लिए भारत में बीचों बीच जो खींची गई है वो 82.82 डिग्री मानक समय रेखा है, जो कि इलाहाबाद से, मिर्जापुर से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसी को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। तो हम इस आधार पर किसी भी देश का मानक समय रेखा समय निकाल सकते हैं। कि मैं, अगर आप बात करो मुझसे कि अमेरिका में कितने बज रहे होंगे, तो मैं तुरंत बता दूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये है, डिग्री के माध्यम से निकलेगा कि कौन सी डिग्री देशांतर पर अमेरिका है, उससे अपन निकाल लेंगे सीधे सीधे। तो यदि यहाँ पर आज दिन के, आज 4 तारीख है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें पूर्वी गोलार्ध में, तो पश्चिमी गोलार्ध में कितनी तारीख होगी, 3 तारीख होगी। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। इस प्रकार प्रकार से हम समय निकालते हैं, समय और तारीख का निर्धारण कर लेते हैं, तो वो समस्या नहीं रहती। क्योंकि नहीं तो दोनों दोस्त लड़ जाएंगे फिर, कि बोले मेरे यहाँ तो 11 बज रहे हैं, वो बोलेगा मेरे यहाँ 9 बज रहे हैं। वो बोलेगा मेरे यहाँ दिन हो रहा है, मेरे यहाँ रात हो रही है। मान लीजिए मेरा दोस्त रह रहा है कहाँ पर, अफ्रीका में, इसमें अमेरिका में, और मैं रह रहा हूँ भारत में। तो यदि मैं इसके, अमेरिका तो ये इसके पश्चिम में है, मैं पूर्व में हूँ, तो मैंने उसको दिन में फ़ोन लगाया 12 बजे, लेकिन उसके यहाँ रात रात के कितने बज रहे होंगे, 12। मेरे यहाँ दिन के 12 हैं, उसके यहाँ रात के 12 बज रहे होंगे। मैं फ़ोन लगाऊंगा तो वो बोलेगा भाई रात में क्यों सो नहीं रहा, नींद नहीं आ रही। मैं बोलूँगा भाई रात कहाँ है, दिन है आज तो। बोलेगा नहीं मेरे यहाँ रात है।
तो वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि एक दिन का अंतर पाया जाता है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम कल देखेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।